पित्तज ग्रहणी आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले बेसिकली ये केस प्रेजेंटेशन है। यानी क्लिनिक में एक एक्सीडेंटली और यू कैन से आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पेशेंट आया था। और ये पूरा का पूरा जो सेशन है ये इसी के ऊपर डिपेंड है कि आपके पास अगर इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज का पेशेंट आता है तो आप किस तरह से डील करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किस तरह से उसको प्रोसीड करते हो। तो ये एक जस्ट केस स्टडी है, जो इनिशियल स्टेज पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे इसका प्रोग्रेशन होता है और आगे इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा, मे बी इन कमिंग डेज हमें पता चलेगा। अब बात करते हैं कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज को ज्यादा से ज्यादा कंपेयर किया जाता है पित्तज ग्रहणी। क्यों, कैसे, किस तरह से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज ट्रीट करते समय एक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप क्या चीज से डील कर रहे हो और उसका जो है प्रोग्नोसिस क्या है। इसलिए हम दोनों पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि एक आयुर्वेदिक वैद्य इस इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज को कैसे अप्रोच कर सकता है। तो सबसे पहली बात, बैकग्राउंड में देखें तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जैसे हम अगर समझना चाहे कि ये क्या है बेसिकली, तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज बेसिकली इट इज अ डिजीज वेयर देयर इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ अ इंटेस्टाइन। सो एक बात बहुत सिंपल है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन यानी कि इसके अंदर जो इंटेस्टिनल पार्ट है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं। अब ये आईबीएस से बहुत डिफरेंट है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पैथोलॉजी इंफ्लेमेटरी नहीं मिलता, वेयर एज जब आप इसके बारे में बात करेंगे यानी जब आप आईबीडी के बारे में बात करेंगे तो इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन मिलता है। अब इसका दो पार्ट होता है, यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो जीआईटी ट्रैक्ट डिजीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंड अपॉन नेचर। वो है क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। दोनों में अगर थोड़ा डिफरेंस देखा जाए तो दोनों है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, लेकिन क्रॉन्स डिजीज जो है ये पूरे के पूरे जीआई ट्रैक्ट में कहीं भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये ज्यादा करके डिजीज आपको जो है रेक्टम या आप देखिए कोलॉन यानी कि जो लोअर पार्ट ऑफ योर जीआईटी सिस्टम है वहां ज्यादा होता है। लेकिन दोनों इंफ्लेमेटरी है, ऑटो इम्यून है और ये काफी डिफरेंट है आईबीएस से। तो इसके बारे में डिटेल में भी कभी और पढ़ेंगे, बट ये आपको एक समझना है कि आईबीडी डायग्नोस होने के बाद भी आपका काम होता है टू डिफरेंशिएट की whether you are dealing with a patient who is suffering from the Crohn's disease की ulcerative colitis। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं इसमें डिस्कस करना चाहूंगा कि आईबीएस और आईबीडी दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के अंदर इन्फ्लेमेशन जिसको ज्यादा होता है यानी कि जिसको इन्फ्लेमेटरी पैच जाता है, बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि उसके अंदर जो पैचेस है वो काफी ज्यादा फॉर्म होते हैं। और किसी भी इंटेस्टाइन के अंदर अगर इन्फ्लेमेटरी पैच फॉर्म होते हैं यानी कि वहां सूजन अगर ज्यादा आता है तो वहां से ब्लीड होने का चांस ज्यादा होता है। इसलिए आईबीएस के पेशेंट जो है यानी कि आईबीडी के पेशेंट वो हमेशा कुछ ना कुछ फॉर्म पे ब्लीड करते रहते हैं, भले माइक्रोस्कोपिक फॉर्म हो या मैक्रोस्कोपिक फॉर्म हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास जब भी आईबीएस का पेशेंट आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, वो काफी सेफ होता है। उसमें आप बहुत ट्रायल एंड एरर कर सकते हो क्योंकि वो कभी भी सीरियस नहीं होता। ना उसका कभी एचबी डाउन होता है ना वो कभी कॉम्प्लिकेट होता है। यही रीजन है कि उसको ट्रीट करना थोड़ा इजी पड़ता है। आईबीडी जहां इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज है वहां आपको पेशेंट के लिए काफी कॉन्शियस होना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर इंफ्लेमेटरी में कहीं कहीं ना कहीं ये जो है एनीमिक होने लगते हैं। तो हमेशा स्टूल जो होता है यानी कि आप पहला सिम्टम देखेंगे कि आईबीडी डिजीज के अंदर जो है डायरिया ये सबसे प्रोमिनेंट फीचर है। प्रोमिनेंट यानी कि जैसे उसको कितना लूज मोशन होता है। जैसे आज हमारा पेशेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे 7 to 10 मोशन पर डे पास करता है, यानी ये पर डे इसे पास होता था। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि एब्डोमेन पेन ओके, लेकिन जैसे मैंने वही बताया कि अब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे अगर पेशेंट डायरिया आईबीएस में भी कर रहा है और आईबीडी में कर रहा है। तो वो है कि आईबीडी में आपका ईएसआर हाई आएगा, आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आपका सीआरपी हाई आएगा, आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो सेरम फेरेटिन हाई आएगा। तो आईबीडी के अंदर सब पैथोलॉजिकल आपको इन्फेक्टिव मिलेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर पेशेंट एनीमिक बहुत जल्दी होता है। और यही पेशेंट है कि जैसे ये पेशेंट वाले का भी हमारा पेशेंट का भी जो आज डिस्कस करने वाले उसका भी हिस्ट्री है
कि कभी कभी उसका HB 6 to 7 चला जाता है। तो ऑफ कोर्स जब भी IBD के अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन ज्यादा होगा, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन उतना ज्यादा ही ब्लड लॉस करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दो ही चीजें कि IBD के अंदर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये समझना है कि डायरिया के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि वहां इन्फ्लेमेशन है, वहां जो है कुछ न कुछ जो है रक्तपाक की संप्राप्ति बन रही है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट में आप कोई भी कल्प जब यूज करते हो आपको बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है कि वो पेशेंट को ज्यादा करके इरिटेट ना करे या उसके रक्त पित्त की संप्राप्ति ना बढ़ाए। अब इसके बाद जो दूसरा सिम्टम आप देखोगे वो वेट लॉस, फटीग, तो ये कॉमन है। अब IBD की जो कंपैरिजन होता है, यानी कि जो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इसका जो कंपैरिजन होना चाहिए वो पित्तज ग्रहणी के लक्षण के अनुसार होना चाहिए। ग्रहणी चैप्टर के अंदर, यानी ग्रहणी यानी कि जो है ग्रहणी दुष्टि, ये एक ग्रहणी चैप्टर मतलब ये दिखाता है किस चीज की दुष्टि, किस प्रकार की दुष्टि, ये तो आपको अंदर डिफरेंशिएट करके ही आपको जो है पढ़ना पड़ता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखोगे कि वातज ग्रहणी का जो लक्षण है वो ज्यादा से ज्यादा इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम से मैच करता है, एग्जैक्टली मैच करता है, मतलब आप जितना भी चीज पढ़ने जाओगे वहां मिलेगा। लेकिन जब आप इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में बात करोगे, जिसका सब टाइप है क्रॉन्स डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस, कि जिसके अंदर जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो है डायरिया अलोंग विथ ब्लड इन अ स्टूल, माइक्रो जो है ब्लड पास करना, ये पूरा का पूरा सिम्टोमेटिक पित्तज ग्रहणी का लक्षण है। और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनली मत है कि IBD की चिकित्सा आप चरक संहिता के अंदर जो पित्तज ग्रहणी के लक्षण की चिकित्सा दी है उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हो। श्लोक में ऐसा आया हुआ है कि सो अजीर्ण नील पीताभ पीताभ सारयेत द्रवम, यानी पित्तज ग्रहणी का लक्षण क्या होता है? पित्तज ग्रहणी का लक्षण वो होता है कि जिसके अंदर जो स्टूल है ये एकदम पहला तो सारेत द्रवम यानी कि वाटरी पास होता है, बार बार पास होता है, और नील और पीताभ, यानी अब इसका दो मतलब देखिए। पीताभ यानी कि ऐसा कंडीशन कि जिसके अंदर आप ऐसा समझ सकते हैं कि पित्त का जो है वृद्धि होना या पित्त का जो गुण वृद्धि करना, ये किसी मल को जो है बहुत ही पीताभ बनाता है, बहुत ही ज्यादा उसमें बाइल सिक्रेशन होता है। अब ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, आप संप्राप्ति में पढ़ेंगे तो आप खुद बताया गया है कि पित्तज ग्रहणी के अंदर जो पित्त होता है इसके अंदर इतनी द्रवता होती है कि इसके कंपैरिजन किया हुआ है गर्म पानी जैसा। जैसे गर्म पानी आग के ऊपर डालने के बाद आग बुझता ही है, आग जलता नहीं। इसी प्रकार द्रवभूत पित्त जब किसी के शरीर में बढ़ता है तो अग्नि मंद ही करता है। इसलिए इसके अंदर सारे द्रवम यानी मोशन बार बार पास होता है, जैसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर देखते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नील वर्ण का पास। अभी यहाँ नील वर्ण जो है ये बहुत ज्यादा ब्लूइशनेस यानी कि जो ब्लैकिश ब्लूइश की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ये इंडिकेशन है आपका माइक्रो ब्लड पासिंग, या आप इसको कंपेयर करिए मिलेना से कि जिसमें स्टूल जो है ब्लड पास करता है। दोनों में फर्क ऐसा होता है कि अगर लोअर ट्रैक से यानी कि GIT के लोअर ट्रैक से पास करे तो आपको फ्रेश ब्लड दिखेगा, और अगर जैसे क्रॉन्स डिजीज में अपर GIT ट्रैक से पास करे तो थोड़ा आपको ब्लैकिश स्टूल दिखेगा। लेकिन यस, पेशेंट का आप CBC जब भी चेक करोगे वो आपको एनीमिक मिलेगा। यानी इस पित्तज ग्रहणी के अंदर, इस IBD के अंदर चिकित्सा जो सबसे कट करनी चाहिए वो है द्रव पित्त की, और द्रव पित्त की चिकित्सा करना यही सबसे बड़ा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब द्रव पित्त की चिकित्सा करते समय आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके अंदर अग्नि भी आपको बढ़ानी है। यानी अग्नि तो बुझी हुई है, वो तो बढ़ानी ही है, लेकिन अग्नि बढ़ाने के लिए आप अग्नि दीपक जैसे उष्ण तीक्ष्ण कल्प इसमें नहीं यूज कर सकते, जो आप IBS या वातज ग्रहणी के अंदर यूज करते हो। इसलिए अब इस केस को थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझा जाए कि इस पित्तज ग्रहणी का लक्षण जो है केस प्रेजेंटेशन में कैसे, तो बेसिकली ये जो केस पेपर है जो हमने रखा था, और अब पहले एक बैकग्राउंड देखिए कि पेशेंट को IBD डायग्नोज कैसे किया। पेशेंट के पास एक पेपर था जिसके ऊपर खाली एक ब्लड टेस्ट किया हुआ था जो है कैलप्रोलेक्टिन। कैलप्रोटेक्टिन जो ब्लड टेस्ट है, बेसिकली इट्स नॉट अ ब्लड टेस्ट, सॉरी बाय मिस्टेक, ये है फीकल कैलप्रोलेक्टिन ब्लड टेस्ट। सो फीकल कैलप्रोटेक्टिन जो आपका स्टूल टेस्ट होता है,
इससे एक इंडिकेशन पता चलता है कि आपका पेशेंट आईबीडी से सफर कर रहा है कि नहीं। अगर आप देखोगे तो केस पेपर के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि जो कैलप्रोटेक्टिन है वो 70 माइक्रोग्राम मतलब माइक्रोग्राम है पर ग्राम ऑफ स्टूल। और अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो वहां एक ऐसा इंडिकेशन लिया हुआ है कि जिस पेशेंट के अंदर जो फीकल कैलप्रोटेक्टिन कॉन्सेंट्रेशन 120 माइक्रोग्राम के ऊपर हो, उसी कंडीशन को हम आईबीएस कह सकते हो। मतलब बेसिकली ये ऐसा कहता है कि इसके अंदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है। अगेन आपको अगर प्रूव करना है कि वो क्रॉन्स है कि अल्सरेटिव है, तो इसको कोलोनोस्कोपी करना ही पड़ता है। ये पेशेंट अभी तक कोलोनोस्कोपी के अंदर गया हुआ नहीं है, बट मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आपके पास कभी भी आईबीडी का पेशेंट हो, एक बार अगर पॉसिबल हो सके तो उसको कोलोनोस्कोपी के लिए भेजो। समझो आपका पेशेंट कोलोनोस्कोपी करने को तैयार नहीं है, मल्टीपल डायरिया हो रहा है, ब्लड पास कर रहा है, एचबी कम हो रहा है, बार-बार ऐसा फ्रीक्वेंट अटैक आ रहा है, दिन में जो है 4 से आपका 5 बार स्टूल पास कर रहा है। तो जो टिपिकली पित्तज ग्रहणी का लक्षण जब मिलता है, तो ऐसे कंडीशन में आप हमेशा जो है एक तरह से एक फीकल कैलप्रोटेक्टिन का कंसंट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं। इससे देखो बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होगा कि जो पेशेंट आपका अफोर्डेबल नहीं है या कोलोनोस्कोपिक नहीं करना चाहिए, सिंपल नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एनबीएम रहो, फिर जाके एनिमा लो, फिर जाके लैक्सेटिव लो, फिर दूसरे दिन वो जाके कोलोनोस्कोपी करेगा, पेनफुल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स टाइम, यानी कि 12,000 14,000 जाता है। तो इसलिए एट अ जीपी लेवल जो सबसे बेस्ट है, इवन अगर आपको न जमे तो जो फीकल कैलप्रोटेक्टिन है ये सबसे बेस्ट है। तो इसका सिंपल इक्वेशन है कि इफ इट इज मोर देन 120 कंसीडर एज आईबीडी। मेरे पेशेंट का 70 है, लेकिन पहले से भी इसका हिस्ट्री होगा, थोड़ा इन्फ्लेमेशन कम है, बट जो है इस लेवल को देख के हम हमेशा डायग्नोस कर सकते हैं कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द आईबीडी। तो ये यहाँ एक नया सीखने वाली बात है, खास करके वो लोग जो इसके पहले भी केस प्रेजेंट जब करता था वो लोग पूछते थे कि कोलोनोस्कोपी वगैरह क्यों नहीं। ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले ही बताया, कोलोनोस्कोपी का कोलोनोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि आप कोलोनोस्कोपी करोगे तो उसमें से आपको पता तो चलेगा कि कैंसर है कि नहीं है। मे बी मेनी टाइम यू कैन मिस अ कैंसर पित्तज ग्रहणी के चक्कर में। और एज जो है ये थोड़ा रिस्की ग्रुप है, बट जैसे वो सिंस इसको 7 टू 8 ईयर है, तो आई कंसीडर दिस टेस्ट एज अ बेस्ट। बट स्टिल पेशेंट को मैं अपनी तरफ से लिख के बोल देता हूँ कि यू शुड गो फॉर कोलोनोस्कोपी। अब देखो, अगर मेरे पास एक फीमेल आई है और इसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि इसको पित्तज ग्रहणी की हेतु क्या होगा, तो देखो हेतु बहुत स्पेसिफिक कभी-कभी हमें नहीं मिलते। इस पेशेंट का भी बहुत बहुत स्पेसिफिक नहीं मिला। तो बेसिकली मैंने क्या किया कि मैंने इसका जो सॉल्ट इंटेक था वो लेस देन 2 ग्राम पर डे कर दिया। पूरा एकदम पूरा का पूरा एक्सेसिव सॉल्ट कट। रीजन ये क्योंकि लवण जो है इस कंडीशन के अंदर जो है एक तरह से आप कहो कि पाक को बढ़ाता है, यानी आपके आईबीडी के सिम्पटम्स को बढ़ाता है। इसलिए लवण युक्त आहार अगर मेरे ख्याल से 2 ग्राम के ऊपर न जाए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। और विदाही अन्नपान यानी कि जितने भी विदाही है, जितने भी आपका जो है आधा पका हुआ फास्ट फूड, प्रोसेसिंग फूड्स या जितने भी एफएमसीजी फूड्स है, सब आपको बंद करना पड़ता है और आपको नॉर्मल इंडियन डाइट के ऊपर रख के, नॉर्मल किसी भी फूड के ऊपर रख के फिर आप इस ट्रीटमेंट को चिकित्सा में आने की स्टार्ट कर सकते हो। अब जैसे कि आप अगर ध्यान देंगे कि इस आईबीडी यानी पित्तज ग्रहणी के लिए जो मैंने श्लोक यूज किया है, ये कोई नया नहीं है। आप चरक संहिता जो है अगर ग्रहणी रोग उठाएंगे तो आपको पित्तज ग्रहणी के अंदर लास्ट लाइन ये जो है चिकित्सा सूत्र, मतलब 4-5 लाइन के अंदर आप हर कंडीशन में अलग-अलग यूज कर सकते हैं। मेरे पेशेंट के अंदर ये 4th लाइन काम आया कि तस्य अग्नि दीपेत चूर्ण सर्पिश्चाभि तिक्तकय। यानी कि पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करते समय पहला काम कि मुझे उस अग्नि को प्रदीप्त करना है। तो प्रदीप्त करने के लिए जो है, दीपन करने के लिए मुझे यहाँ चूर्ण की आवश्यकता है, यानी कि दीपन चूर्ण। और दूसरा कि सर्पी तो देना ही चाहिए, वो भी तिक्त है, यानी तिक्त सर्पी होना चाहिए। यही रीजन है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे अगर प्रिस्क्रिप्शन पे आए तो यहाँ जो तिक्त सर्पी का जो मैंने सब्स्टिट्यूट लिया है वो लिया है महातिक्त घृत। तो महातिक्त घृत यहाँ 10 ml अर्ली मॉर्निंग देने के लिए कहा है। महातिक्त घृत अभी बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि अरे ये तो कुष्ठ रोग अधिकार है, ये तो वहां आया हुआ है, यहाँ इसे क्यों यूज करना चाहिए। तो जैसे कि संहिताकारों ने कहा है कि
तिक्त रस होना इंपॉर्टेंट है। तिक्त रस का जो कॉम्बिनेशन है या तिक्त रस का घृत है, भले आप गुल तिक्त घृत कहो, पंच तिक्त घृत कहो, महातिक्त घृत करो, या यहाँ अश्वगंधा भी आप यूज सकते हो, डिपेंड कंडीशन टू कंडीशन। तो ये जितने भी तिक्त घृत का हमें रेफरेंसेस मिलता है, ये सब का सब हमें जो है भेषज रत्नावली कुष्ठ रोगाधिकारी के अंदर मिलता है। और तिक्त रस का यहाँ काम होता है आम पाचक। तो जो तिक्त रस होता है वो श्रेष्ठ आम पाचक होता है। दूसरा पित्त शामक होता है। और तीसरा जो दाह जैसा कंडीशन है या जो पाक जैसा कंडीशन है उसको कम करता है। यानी कि आपको ओवरऑल बोलूं, जब आप किसी को घृतपान चालू करते हो किसी आईबीडी पेशेंट के अंदर, और खास करके उस पेशेंट के अंदर जो स्टार्टिंग स्टेज में आपसे ना बस्ती लेने को रेडी नहीं है, जैसे ये पेशेंट बस्ती लेने को रेडी नहीं हुआ, उतना कन्विंस नहीं हुआ, रीजन वो भी डर रही थी कि मैं बस्ती दूंगा उसके बाद उसका सिम्टम बढ़ेगा, मुझे पहले से ही डायरिया हो रहा है, फिर आप मुझे एनिमा क्यों दे रहे हो। तो ऑफ कोर्स उसको समझाया, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अगर पाक कम करना है, आपको जो है एपिसोड्स कम करना है, तो यहाँ महातिक्त घृत जो है 10 ml स्टार्टिंग में थोड़ा देखो, अगर आम पच जाए यानी बाकी मेडिसिन देके, क्योंकि आम पचन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसको आप 20 ml ओडी या बीडी में आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ जो मैंने आपने जैसे पहले श्लोक दिया कि दीपन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, और दीपन करने के लिए मुझे चूर्ण चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ग्रहणी पित्तज अगर हो और उधर मैं उष्ण तीक्ष्ण ड्रग बहुत ज्यादा यूज करूं, तो शायद मेरी संप्राप्ति कहीं ना कहीं थोड़ी बढ़ सकती है। सिंस मेरा पेशेंट एनीमिक था, इसलिए मैं ये थोड़ा ओवर कॉन्शियस था। अगर मेरा पेशेंट एनीमिक नहीं होता तो आप दीपन चूर्ण में कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ दीपन पाचन के लिए जो मैंने यूज किया वो है जीरकाद्यारिष्ट। अभी बहुत लोग का ऐसा मानना होगा कि जीरकाद्य अरिष्ट को यूज करना यहाँ इसलिए गलती होगा कि ये आसव है या अरिष्ट है, ये पित्त प्रकोप करेगा, ये तो और पाक बढ़ाएगा, पर ऐसा नहीं है। जीरकाद्य अरिष्ट अगर आप ध्यान से पढ़े तो पित्तज ग्रहणी के अंदर आने वाले उस चॉइस ऑफ ड्रग में आता है कि जिसका सब्स्टिट्यूट आप ढूंढने जाओ तो भी आपको ना मिले। अब ऐसा नहीं बोलूंगा कि पित्तज ग्रहणी के अंदर बाकी ड्रग नहीं है, लेकिन पित्तज ग्रहणी वर्ड बोलते ही पहला ड्रग जो दिमाग में आता है वो है जीरकाद्य अरिष्ट। जीरकाद्य अरिष्ट उस अरिष्ट के मतलब एक्सपेक्ट में आता है, उस अरिष्ट के कैटेगरी में आता है जो वात पित्त शामक, अग्नि दीपक और जो है मल निसरण तीनों काम अच्छे से करता है, यानी वातानुलोमन। तो यानी कि जो ओवरऑल जीरकाद्यारिष्ट का काम है अग्नि दीपन करना, लेकिन पित्त को शमन करना, साम पित्त को पाचन करना और दीपन करना, ये खाली जीरकाद्यारिष्ट ही कर सकता है। इसलिए जैसे मैंने पहले बताया कि पित्तज ग्रहणी के अंदर जो है लिस्ट ऑफ मेडिसिन ना काफी कम हो जाती है। आप कोई भी रैंडमाइज दीपन पाचन मतलब दीपन पाचन जो मेडिसिन है वो यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो जीरकाद्यारिष्ट यहाँ देने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फिर भी आपको अगर इसका रेफरेंस पढ़ना है तो जीरकाद्यारिष्ट आपको गुणधर्म शास्त्री के अंदर बहुत ही डिटेल में अच्छे ढंग से समझाया है कि कैसे जीरकाद्यारिष्ट जो है पित्तज ग्रहणी के अंदर काम करता है। हमारे पेशेंट के अंदर भी यही चीज दिया हुआ था। अब जो पहला और फोर्थ ट्रीटमेंट है वो है बोलबद्ध रस, जो ऑलरेडी कोई स्टार्ट किया था, मैंने उसको बस मतलब ये बोल परपट्टी के बदले मैंने बोलबद्ध रस स्टार्ट किया। दोनों में फर्क यही है कि बोलबद्ध रस जो है ये रस कल्प है, यानी कि जिसके अंदर पारद, बोल और गुड़ुचि है। और जो बोल परपट्टी है उसके अंदर खाली पारद, गंधक और बोल है। बोल का काम यहाँ ये है कि ये रक्त स्तंभक है, और ये जो है आपका एक तरह से कि अतिसार के अंदर जो द्रवमल प्रवृत्ति है, क्योंकि ये जो रस है ना ये थोड़ा कषाय रस प्रधान है, ये देने के बाद जो मोशन फ्रीक्वेंसी है या जो भी एक्सेसिव ऑफ मोशन होता है वो काफी रुक जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। लेकिन आप देखोगे तो इस लिस्ट के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि आपको अगर डायरिया हो रहा है तो ही आप इस बोल परपट्टी का यूज करो, अदरवाइज मैं इसे प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जल्दी नहीं डालता। रीजन ये है क्योंकि अगर मेरा पेशेंट एनीमिक नहीं है तो इस चीज को रोकने से बहुत ज्यादा इस कल्प का यहाँ असर नहीं दिखता। अब जैसे हम बताए कि ये पेशेंट हमारे पास जो डेट है ये 3 वीक्स बैक आया था, और ये आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि बोलबद्ध रस, महातिक्त गुरुत और जीरकाद्यारिष्ट, ये 3 ही स्टेट स्टार्ट किया था। चालू करने के बाद उसे मैंने शायद बोला था कि इसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट 3 वीक्स तो देना चाहिए। स्टार्टिंग के 15 दिन ये मेडिसिन कुछ भी काम नहीं किया। रीजन ये, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये 10 ml काफी कम होता है,
आम पचने के बाद आपको तुरंत उसको 20 ml 30 ml करना चाहिए, जिससे जो है आपका जो पित्त की संप्राप्ति है थोड़ी कम होती है और मोशन अपने आप रुकता है। यानी आप यहाँ सोचो कि यहाँ बोलबद्ध रस जैसे स्तंभन ड्रग का कम यूज करके मैं सबसे ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ महातिक्त घृत, जो कोष्ठगत लीन पित्त के संप्राप्ति को कम करता है। यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी विदाह अन्नपान करेगी, जब भी एक्सेसिव सॉल्ट करेगी, जब वो धूप में बहुत ज्यादा चलेगी, पित्त की संप्राप्ति बढ़ेगी, उस वक्त जो आईबीडी की सिम्टम्स है वो काफी बढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन के लिए बोलबद्ध रस काफी काम आता है, बट अदरवाइज जो है सबसे मेन संप्राप्ति है कि अग्नि दीपन करके जो है पित्त का शमन करना। तो आप यहाँ अगर पेशेंट बस्ती नहीं ले रहा है तो आपको सबसे ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है कि महातिक्त घृत पे। 15 डेज के बाद आप ये समझो कि ये पेशेंट का जो मेन कंसर्न था, जो मेन प्रॉब्लम था, वो ब्लीडिंग नहीं था ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लीडिंग जो है उसको पहले एपिसोड आके गए थे जिसके लिए वो ऑलरेडी आयरन पे थी। बट जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन था वो था 10 मोशन एवरेज पर डे। यानी ये आईबीडी की पेशेंट जो है ये लूज स्टूल पास करती थी और 10 मोशन पर डे। अब 15 डेज के बाद 20 डेज के बाद जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसको काफी एकदम सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रख के पूरा का पूरा बेकरी प्रोडक्ट बंद करके, मिल्क का प्रोडक्ट बंद करके, जितने भी फास्ट फूड है पूरे बंद करके, ये पेशेंट को खाली महातिक्त घृत अपान काल में, माने निरान्न काल में, जीरिका रेस्ट भी अपान काल में। 15 डेज के बाद इसका जो मोशन है राइट फ्रॉम 10 मोशन पर डे और अभी करंटली इट इज 2 मोशन पर डे। तो ये सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रिजल्ट यही इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ जो चिकित्सा है, यहाँ आपको अग्नि की चिकित्सा सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और यही बात है कि महातिक्त घृत का काम क्या है। महातिक्त घृत का ये काम पे सबसे पहले मॉर्निंग में निरान्न काल देना क्यों सबसे बड़ी बात, मतलब सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि जो 10 बजे का काल है, यानी कि जब भी आप 6 बजे 7 बजे इसे कफ काल में निरान्न काल में देते हैं, तो निरान्न काल में देने से जो एक तो सबसे बड़ी बात वहां होती है कि औषधि की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा होती है। महातिक्त घृत के अंदर आप खुद जानते हैं कि घृत के अंदर अगर आप कंपेयर करो तो आप जितना 20-30 ग्राम का चूर्ण दोगे उतना ही इफेक्टिवनेस खाली 2 चम्मच के आपकी घृत पे आता है। दूसरा, ये एक मोड ऑफ डिलीवरी है कि जिसमें आप जब मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद ये स्लो रिलीजिंग ड्रग है। मतलब एक तरह से ऐसा बोलो कि जैसे मॉडर्न के अंदर हम लोग बात करते हैं कि सस्टेन रिलीजिंग कैप्सूल, सस्टेन रिलीजिंग पैरासिटामोल, वैसे आप जब घृत लेते हो तो आपके अंदर जो तिक्त द्रव है, जो क्वाथ करके उसके अंदर इन्फ्यूज हुआ है या उसके अंदर रहा है, वो धीरे धीरे पचन करके रिलीज होता है। अब यही तिक्त रस है जो ग्रहणी के ऊपर और पक्वाशय के ऊपर अपना जो है आम पचन का व्रण शोधन, यानी कि तिक्त रस है वही भी जो है व्रण शोधन करती है, व्रण रोपण में हेल्प करती है, और घृत जैसे पीछे कल्प है वो भी रोपण करती है। यही बात है कि आपके पास तिक्त और घृत एक ऐसे कल्प है जो एक शोधन और एक रोपण दोनों एंगल से कर सकती है। यही रीजन है कि ये आप अमृतादि क्वाथ क्या अनुपान दे सकते हो। अमृतादि क्वाथ के अंदर भी अमृता जो है वो भी जो है गुड़ुचि यानी कि तिक्त रसात्मक है। तो तिक्त रसात्मक जो है वो एक बहुत ही इनिशियल इंपॉर्टेंट आपका कल्प हो जाता है किसी भी आईबीडी पेशेंट के अंदर, अगर आपका पेशेंट बस्ती नहीं ले रहा है। बस्ती नहीं लेना वाला वर्ड मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट फॉर्म पे है। दूसरा, जैसे बताया गया कि जीरे का अध्ययन, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इसे थोड़ा सा और ध्यान से पढ़े। अगर आप देखोगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा दीपन पाचन या आप ज्यादा से ज्यादा इसको जो भूख लगने की दवा तक लिमिट करते हैं, लेकिन अगर एक वर्ड में बोलो तो ये जीरे का दरिष्ट बहुत ही यूनिक कल्प है, बहुत ही। यानी कि जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि पित्त शमन करने की और अग्नि दीपन करने की कैपेसिटी वाली जो आसवरिष्ठ है वो ना बहुत लिमिटेड है, और वो जो पित्त शमन करने वाली है उसमें से एक जीर्काद्य अरिष्ट है, स्पेसिफिकली पित्तज ग्रहणी, यानी कि ये वातज पित्तज या वात पित्त अनुबंध या पित्त प्रधान वात अनुबंध ग्रहणी दोनों पे काम कर जाती है। तो ये आप एक दूसरा यूज कर सकते हो, यानी कि वो चूर्ण के ऊपर बैठने से अच्छा या किसी और ड्रग से बैठने से अच्छा इसके ऊपर कर सकते हैं। बोलबद्ध रस का जैसे मैंने यूज बताया कि बोलबद्ध जो है ये बहुत ही सिलेक्टिव टाइम पे यूज किया जाता है। बहुत ही यानी कि अगर जैसे हमारे पास पेशेंट जो आता है इसका जो मोशन ऑफ फ्रीक्वेंसी था ये था 10 पर डे, जो बहुत ही ज्यादा है।
मतलब इतना द्रवमल प्रवृत्ति करते समय पेशेंट खुद ही जो है थोड़ा सा हाइपर कॉन्शियस हो जाता है कि अरे ये तो मैंने ट्रीटमेंट चालू की लेकिन ये काम नहीं किया। तो शॉर्ट टर्म के लिए बोलबद्ध रस यानी कि जो कषाय रस प्रदान, ये इसे हम कषाय बोलेंगे क्योंकि बोल जो है ये खुद ही स्तंभक है। तो हम इसको रक्त प्रदर में ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग इसको ब्लीडिंग्स में ज्यादा यूज करते हैं। वैसे ही पित्तज घृणी आईबीडी के अंदर जब भी पेशेंट अगर जो है स्टूल से ब्लड पास करे तो ऐसे टाइम पे बोलबद्ध रस आप एक स्पेसिफिकली 1 वीक 2 वीक के लिए आप यूज कर सकते हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि अगर आप ग्रहणी की चिकित्सा करें तो ग्रहणी की चिकित्सा के अंदर कहा है कि जब भी पित्त का जो है कोष्ठगत वृद्धि हो तो उसका विरेचन करना चाहिए। अब ना थोड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आईबीडी और के अंदर अगर क्रॉस डिसीज हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, तो वहां विरेचन करे या नहीं करे ये बहुत बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन होता है। रीजन ये है क्योंकि विरेचक कल्प देने के लिए अगर आप पाउडर यूज करते हो तो बहुत टाइम वो उसको इरिटेटिव लगता है। ये जो मैंने पर्सनली नोटिस किया, मुझे बाकी का एक्सपीरियंस नहीं बताया, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, इसके अंदर गंधर्व हरित की जैसे पंचसकार कल्प जैसे यूज करेंगे तो वो तीक्ष्णता बढ़ाती है क्योंकि ये सब ऐसे ड्रग है जो इंटेस्टिनल मोटिलिटी को स्टिमुलेट करके आपका जो है मोशन पास कराते हैं। आईबीडी पेशेंट के अंदर हमें नहीं पता कि फ्लेयरिंग स्टेज कितना है, ऑटोइम्यून स्टेज कितना है, या जो भी अल्सरेशन कितना है, क्या ब्लीड होगा कि नहीं। तो ऐसे टाइम पे अवेग अवस्था यानी कि 1 या 2 मोशन अगर कोई पास कर रहा है, ऐसे में पित्त शोधक कल्प या पित्त विरेचक कल्प अगर आपके पास कोई है तो एक त्रिवृत्त अवलेह जो आप एक तरह से रिद्ध विरेचन के नाम से फेमस है, मार्केट में मिलेगा, आप उसे यूज कर सकते हो। और दूसरा है आरोग्य कपिलावटी। तो आरोग्य कपिलावटी ये एकदम सटीक कफ पित्त नाशक कल्प है जो आप अपने पेशेंट के अंदर फिर यूज करते हो। इससे क्या फर्क पड़ता है? आरोग्य कपिलावटी के निरंतर उपयोग से या निरंतर यूज से जो शरीरगत पित्त है जो बड़ा हुआ है, जिसको हम इनको विरेचन नहीं दे सकते या हम इसको विरेचन थेरेपी नहीं कर सकते, तो ऐसे स्टेज में हम इसे ऑन एंड ऑफ वंस अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, डिपेंड अपॉन स्टेज, इस चीज से विरेचन कर सकते हैं। बट ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन में नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको शोधन करना है, अवेग अवस्था है, मोशन नहीं है, तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो आइडली है, आइडली अगर आप चिकित्सा देखोगे तो या तो आपके पास तिक्त सर्पी यानी तिक्त घृत का है दीपन औषधि के साथ, या आपके पास बस्ती। अब किसी ने टेक्स्ट करके पूछा है कि बस्ती इसमें क्या देना चाहिए, तो सबसे फेमस बस्ती जो पित्तज घृणी के अंदर है, खास करके जब ज्यादा स्टूल पास होता है, वो है मोच रस बस्ती। मोच रस की नीरो बस्ती देते हैं। इसमें अब बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। हर कॉलेज का जो मोच रस बनाने का ढंग है वो बहुत ही डिफरेंट है। इवन मुंबई में भी तीनों चारों कॉलेज बहुत अलग अलग बनाते हैं, कोई खाली मोच रस की बस्ती बनाते हैं। और मोच रस एनी हाउ एनी तरह से इफेक्ट करेगा ही करेगा। अगर आप मोचरस बस्ती देते हैं तो बहुत अच्छा, 7 बस्ती दे के आप रुक जाइए, मोशन का वेग कम हो जाता है। क्योंकि मोचरस जो है वो स्तंभन है, वो जो है एक तरह का कषाय ड्रग है, और जिससे जो इंटेस्टिनल के अंदर व्रण जो है, अगर आप तिक्त रस बाहर से दे रहे हो तो कषाय रस या मोच रस देने से उसका रोपण होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी कम होती है, ब्लीडिंग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, और साथ साथ मोशन की भी फ्रीक्वेंसी कम होती है। बट ये जो है ये एक सिम्टोमेटिक यूज है। यानी ऐसे भी केस हमने बहुत पहले भी दिया था कि जिसके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज्यादा होती थी, उसको एक बार फ्लेयरिंग स्टेज स्टार्ट हो गया, ऑटोइम्यून स्टेज स्टार्ट हो गया, तो 4-4 5-5 6-6 जो बार वो मोशन पास करता था और जिसमें ब्लड आता था। तो ऐसे कंडीशन में आप मोचरस बस्ती दे सकते हो। और सेकंड ऑप्शन जो है वो है पंचतिक्त शीर का बस्ती, या पंचतिक्त शीर के अंदर पंचतिक्त घृत डाल के बस्ती। घृत का पोर्शन मैंने इधर यहाँ इसलिए मेंशन किया क्योंकि इसमें भी तरतम होता है। कोई कोई इसके अंदर पंचतिक्त घृत का बस्ती भी यूज करता है, हमने तीनों वेरिएशन में देखा है। अब इसके अंदर तिक्त रस यानी कि तिक्त रस आप अश्वगंधा शतावरी जैसे कल्प भी यूज कर सकते हो, जो खुद में तिक्त रसात्मक है, भ्रूण है, मांस को बल देने वाले हैं। पर ये जो अश्वगंधा तिक्त शीर बस्ती है, या शतावरी सिद्ध शीर बस्ती है, ये हम ज्यादा करके वहां यूज करते हैं कि जहाँ पेशेंट बहुत ही वेट लॉस हो गया है, बहुत ही लीन हो गया, क्रूश हो गया, श्यामता ज्यादा कंडीशन आ गया है, तो ऐसे कंडीशन के अंदर हम इसके एज अ भ्रूण बस्ती के लिए यूज करते हैं। अब बात इसमें ऐसा आती है कि इसका 2 चॉइस है कि अगर आप निरोह जैसे प्रयोग करना चाहते हैं जैसे मोच रस,
तो आपको नीरो बस्ती जैसे देनी होती है। और आप पंचतिक्त जैसे या अश्वगंधा सिद्ध सिद्ध या शतावरी सिद्ध क्षीर बस्ती जब आप यूज करते हो तो आपको भ्रूण देना पड़ता है। दोनों में फर्क क्या है? लोग देते समय अगर आप देखोगे कि आईबीएस का आईबीडी का पेशेंट जब आता है तो उसके अंदर भी निरन्न काल में यानी नीरो बस्ती जैसे हम उसको 100 ml 50 150 ml देते हैं, जो पूरा का पूरा बाहर आता है। और ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से मेरा पर्सनली मानना है कि ये यूजलेस है। क्योंकि जब भी आप ऐसे कंडीशन के अंदर आप बस्ती देते हो आईबीडी कंडीशन के अंदर, वहां आपका बस्ती थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा भ्रूणात्मक होना चाहिए, तभी जाके वहां लोकल इफेक्ट वो ला सकता है। यही सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी आईबीडी पेशेंट के अंदर आप तिक्त शीर बस्ती या पंच तिक्त शीर बस्ती या शतावरी सिद्ध शीर बस्ती या अश्वगंधा तिक्त शीर बस्ती आप यूज करते हो, तो आप हमेशा उसे एज अ अनुवासन यूज कीजिए। मतलब आप इसको अगर सिंपल भाषा में समझना है तो ये समझिए कि 50 ml और 60 ml ही यूज कीजिए, घृत डालिए, लेकिन वो जो है कम से कम कुछ तो रुकना चाहिए। अनुवासन बस्ती जैसे कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा रुकना चाहिए। तभी आपका उस लोकल इंटेस्टाइन के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन दिखेगा, जहां से आप खुद देखोगे कि ये सब चीज करने का उद्देश्य क्या है। एक तरह से मोच रस बस्ती दोगे जब आप किसी आईबीडी पेशेंट के अंदर, तो वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन को रोकता है और प्लस ब्लीडिंग टेंडेंसी को रोकेगा। लेकिन व्रण हीलिंग के साथ वो भ्रूण नहीं कर पाएगा। भ्रूण कैपेसिटी जो है ये हमेशा मोच रस के अंदर मिसिंग रहती है। वही बात यह है कि दूसरी तरफ आप देखोगे लेकिन वो सद्य काम करता है, तुरंत काम करता है। वहां जब आप पंचतिक्त शीर बस्ती जैसे कल्प काम कर देते हो जब किसी आईबीडी पेशेंट के अंदर, तो उसका ब्लीडिंग टेंडेंसी रुकता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी थोड़ा टाइम लेगा, मे बी 7 डेज लग जाए, मे बी 10 डेज लग जाए, बट काम करता है। 8 डेज के अंदर तो आपको नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा रिड्यूस मिलेगा। बट उसके साथ उसका दूसरा जो काम है कि वो है एक तरह से बॉडी को भ्रूण यानी कि धातु को भ्रूण काम करता है। तो आपको हमेशा ये सोच के आईबीडी पेशेंट के अंदर देना है कि आप मोच रस यूज करना चाहेंगे कि आप द्रव तिक्त सिद्ध क्षीर बस्ती या सिद्ध घृत यूज करना चाहोगे। तो ऑल इन ऑल ये एकदम सिंपल है। यानी कि देखो ये आप इस केस प्रेजेंटेशन करने का यही मतलब है कि आप बिना आईबीडी, क्योंकि आईबीडी के अंदर जैसे हम आयुर्वेद के अंदर बात करते हैं तो एक ही चीज आता है कि वे बस्ती दो, पहले तो बस्ती दो। और बस्ती अगर नहीं दे रहा, पेशेंट नहीं लेता है और मोस्ट ऑफ नहीं लेगा। आप नोटिस करो, आप भले कॉलेज में आया कोई आपने बस्ती दे दिया, पर अब जब प्रैक्टिस में उतरोगे और आईबीडी पेशेंट जो ऑलरेडी 6-6 7-7 मोशन पास करता है और उसके दिमाग में भरा रहता है कि बस्ती लेने से मोशन होता है, संडास साफ होता है, वो नहीं लेगा। वो इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको खुद पता है मैं 7 से 8 मोशन पास कर रहा हूँ, ये बस्ती से और पास कर सकता हूँ। तो उस चीज को जब तक कॉन्फिडेंट ना आ जाए उस पे वो पेशेंट आप ज्यादा फोर्स करोगे भाग जाते हैं, जो मेरा पास्ट भी एक्सपीरियंस रहा। यही रीजन है कि स्टार्टिंग स्टेज में हमेशा आप थोड़ा सा टाइम लेके इस घृत पान के ऊपर थोड़ा फोकस करो। यानी मैं ऐसा बोलूंगा कि आईबीडी पेशेंट के अंदर घृतपान ये हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी चाहिए और आप इसको यूज कर सकते हो। भले जैसे मैंने बताया 10 ml मतलब ओडी यूज करो, बीडी यूज कीजिए, 20 ml बीडी यूज कीजिए जब तक, क्योंकि जैसे मेरे पेशेंट के अंदर आप देखिए प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा है 10 ml अर्ली इन द मॉर्निंग। 4 दिन बाद उसको कॉल करने के लिए बोला, क्या आपका भूख बरोबर लगा, अग्नि बरोबर हुआ है? क्योंकि साथ में जीरे का दरिष्ट दिया हुआ है। तो जीरे का दरिष्ट अग्नि दीपन करने में कम से कम 4 से 5 दिन लगता है। और तब तक मैं घृत का कैपेसिटी नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि उसको भी पचन करने के लिए चीजें चाहिए रहती है। और उसके बाद जैसे ही उसका अग्नि प्रॉपर हो गया, भूख बरोबर लग रही है, पच रही है, वहां महातिक्त घृत या पंचतिक्त घृत का जो डोज है वो 20 मिलीग्राम ओडी से लेके बीडी से लेके बढ़ाते जाइए। मतलब तब तक पेशेंट का मोशन जो है वो आपका 2 to 3 एपिसोड पर डे नहीं आ जाए। दूसरी बात, लास्ट जो क्वेश्चन है कि क्या इससे आईबीडी के पेशेंट ठीक होते हैं, तो मेरा पर्सनली ऐसा एक्सपीरियंस है, नहीं। आज तक अभी तक कोई ऐसा आईबीडी पेशेंट मुझे नहीं मिला है जो पूरी तरह से ठीक हुआ हो। हाँ, ऐसा हुआ है कि जो बस्ती लेके गया हुआ है या जो घृतपान कर रहा है, उसको जो साल में कम से कम महीने में जो 1-1, 2-2 एपिसोड आते थे, वो बिल्कुल भी बंद है। मे बी 3 महीने में 1 आते, मे बी 4 महीने में 1 आते। तो यानी कि आपका आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, फिलहाल के लिए मैं एक ऐसा बोल सकता हूँ कि जो पेशेंट का हॉस्पिटल एडमिशन फ्रीक्वेंसी है, उसको कम कर सकता है, प्लस उसके सिम्पटम्स को कम कर सकता है। और इस तरह से
जो बाकी चीजें हैं, मतलब एपिसोड्स कम करके, और जिसके लिए आयुर्वेदिक काफी हद तक काम करता है। और किसी का क्वेश्चन है व्हाई बोल पर्पटी इज गिवन, बोल पर्पटी रस इज इजंट इनफ। तो मेरे ख्याल से आप शायद लेट ज्वाइंड हुए हो। मैंने पहले ही बता दिया है कि मैंने बोल पर्पटी को एज अ साइड में रखा हुआ है। मैंने ऑलरेडी क्राइटेरिया बता दिया है कि कब उसको आपको यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। मैं भी आप कभी पोस्ट करूंगा तो आपके इस लेक्चर को गो थ्रू करो। तो आई होप सो आप समझ गए होंगे कि महातिक्त और जीरेकाद्य अरिष्ट का रोल क्या है, बोल बद्दरस और बोल पटपटी का यहाँ रोल क्या है। सो थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड फिर भी आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो शेयर करना, द ग्रुप इज ऑल योर। गुड नाइट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।